जिससे भी धोखे में रहना है वो धोखे में रहे। सच्चाई ये है कि इस मीडिया ने भारत के लोकतंत्र की हत्या कर दी। हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के प्रतिष्ठित पत्रकार रवीश कुमार एनडीटीवी से इस्तीफा दे देते हैं। एनडीटीवी यानी कि न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड की शुरुआत 1988 में प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने की थी। राधिका रॉय ने अपना कैरियर एक जर्नलिस्ट के रूप में शुरू किया था। एनडीटीवी की स्थापना करने से पहले राधिका रॉय इंडियन एक्सप्रेस और इंडिया टुडे मैगजीन के लिए जर्नलिज्म कर चुकी थी। और अगर बात करें प्रणय रॉय की, तो वह एक इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जर्नलिस्ट, ऑथर, सेफोलॉजिस्ट भी है। सेफोलॉजिस्ट राजनीति विज्ञान की एक ब्रांच है जिसमें इलेक्शन के बारे में साइंटिफिक तरीके से रिसर्च की जाती है, यानी कि इलेक्शन में हुए मतदान का संख्यात्मक विश्लेषण करते हुए चुनाव के रिजल्ट का पूर्वानुमान लगाया जाता है, जिसे हम आज ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल भी कहते हैं। प्रणय रॉय ने 1977 में पहली बार भारत के लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल दिए, जिसके अनुसार जनता पार्टी जीत रही थी और उस चुनाव के रिजल्ट में ऐसा ही हुआ, जनता पार्टी विजय हुई। उसके बाद साल 1984 में फिर से लोकसभा के चुनाव में प्रणय रॉय ने एक परफेक्ट ओपिनियन पोल दिया था, जिसके अनुसार कांग्रेस 400 से भी ज्यादा सीटों से जीत रही थी। उस चुनाव में कांग्रेस ने 414 सीटों से चुनाव जीत लिया था। वह अब तक के भारत के लोकसभा चुनाव के इतिहास में हुई सबसे बड़ी जीत थी और इसी वजह से प्रणय रॉय को भारत में चुनाव के ओपिनियन पोल शुरू करने का और उसे सफलतापूर्वक प्रेजेंट करने का क्रेडिट दिया जाता है। इसके अलावा बात करें तो प्रणय रॉय भारत सरकार की वित्त मंत्रालय में इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं। अगर बात करें एनडीटीवी की, तो एनडीटीवी ने साल 1988 में दूरदर्शन के लिए समाचार निर्माता के रूप में काम शुरू किया था, यानी कि एनडीटीवी दूरदर्शन के लिए समाचार को इकट्ठा करने और उसे प्रेजेंट करने का काम करती थी। एनडीटीवी ने दूरदर्शन के लिए काम करते हुए चुनाव परिणाम और बजट सत्र को कवर किया था और इसके अलावा उसने द वर्ल्ड दिस वीक नाम से एक वीकली प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, जिसे प्रणय रॉय प्रस्तुत करते थे। यह वीकली प्रोग्राम उस समय बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। इसके बाद तो एनडीटीवी ने दूरदर्शन के लिए द न्यूज आवर और गुड मॉर्निंग इंडिया जैसे दूसरे भी शो का निर्माण किया था। प्रणय रॉय मानते थे कि दूरदर्शन के मुकाबले वह अच्छी तरह न्यूज को तैयार और प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि तब दूरदर्शन एक रेडियो की तरह ही न्यूज को प्रेजेंट करता था। और इसी वजह से एनडीटीवी ने साल 1998 में स्टार इंडिया के साथ 5 साल की साझेदारी करके भारत का पहला स्वतंत्र 24/7 चलने वाला समाचार चैनल लॉन्च किया और इसी दौरान रवीश कुमार एनडीटीवी से जुड़ते हैं। एक नीचे के लेवल के एम्प्लॉय के रूप में रवीश कुमार ने एनडीटीवी को ज्वाइन किया था। रवीश कुमार बताते हैं कि वह अपने कैरियर की शुरुआत में फैंस द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को पढ़ने का काम करते थे। उसके बाद तो रवीश कुमार डेस्क पर काम करने लगते हैं। डेस्क न्यूज चैनल में वो डिपार्टमेंट होता है जहां पर सारी न्यूज कलेक्ट की जाती है और फिर उसे पब्लिश करने के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद तो रवीश कुमार एक रिपोर्टर के रूप में काम करने लगते हैं। वहां से रवीश कुमार का कैरियर ग्राफ हमेशा ही ऊपर ही चढ़ता गया था और जब रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया, तब एनडीटीवी में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर के रूप में कार्य कर रहे थे। रवीश कुमार बताते हैं कि एक सामान्य एम्प्लॉय के रूप में अपना कैरियर शुरू कर सीनियर एडिटर तक पहुंचना एनडीटीवी में ही संभव हो सकता था। साल 2003 में एनडीटीवी का स्टार के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। उसी साल प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने अपनी खुद की 2 न्यूज चैनल एनडीटीवी 24/7 और एनडीटीवी इंडिया लॉन्च की, जिसमें एनडीटीवी 24/7 इंग्लिश न्यूज चैनल के रूप में और एनडीटीवी इंडिया हिंदी न्यूज चैनल के रूप में काम करती है। और मई 2004 में जाकर एनडीटीवी अपना खुद का आईपीओ बाजार में लाती है और बाजार से करीब 100 करोड़ इकट्ठा करती है। एनडीटीवी हमेशा ही न्यूज चैनल के क्षेत्र में नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानी जाती है और इसी वजह से एनडीटीवी ने अपनी 2 मुख्य चैनल के अलावा एनडीटीवी प्रॉफिट, एनडीटीवी गुड टाइम्स, एनडीटीवी वर्ल्ड वाइड, रेड डॉट प्रोडक्शन और अपने इसी नए एक्सपेरिमेंट करने और कुछ नया देने की कोशिश में उसे लॉस भी उठाना पड़ा था, जिसके कारण साल 2009-10 में एनडीटीवी ने एक
कंपनी बनाई RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि राधिका रॉय प्रणय रॉय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो VCPL नाम की कंपनी के पास से करीब 400 करोड़ का लोन लेती है। लोन के एग्रीमेंट के मुताबिक यह लोन बिना इंटरेस्ट के दिया गया था, पर इसके बदले में NDTV के 29% शेयर VCPL को सिक्योरिटी के तौर पे दिए गए थे। अगर NDTV अपना लोन रिटर्न करने में सक्सेसफुल नहीं होती तो यह 29% शेयर की मालिक VCPL कंपनी बन जाएगी। और साल 2014 में भारत में BJP की सरकार बनती है और उसके बाद NDTV की मुश्किलें बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक कि साल 2016 में सरकार के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू मेंशन करते हुए NDTV पर एक दिन का बैन लगाया जाता है, क्योंकि NDTV पर कांग्रेस सरकार का सपोर्ट होने का दावा किया जाता है। और इसके अलावा NDTV में और खास करके रवीश कुमार के द्वारा प्राइम टाइम प्रोग्राम में मोदी गवर्नमेंट की नीतियों में रही कमियों को दिखाया जाता था। इसके अलावा देश के असली मुद्दे जैसे कि बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, गरीबी को लोगों के सामने लाया जाता था। आपको बता दें कि रवीश कुमार को उनके द्वारा पत्रकारिता के माध्यम से गरीबों की दबी हुई आवाज को सार्वजनिक मंच पर उठाई जाने की वजह से साल 2019 में रमन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। रमन मैग्सेस पुरस्कार एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, पर भारत के लोगों को और भारत की गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी गवर्नमेंट तो सिर्फ इतना ही चाहती थी कि NDTV भी गोदी मीडिया बनकर रह जाए, सिर्फ उनकी गवर्नमेंट की अच्छाई ही करते रहे और सिर्फ हिंदू मुसलमान करे, ना कि देश के असली मुद्दे पर बात करे। ऐसा माना जाता है कि किसी लोकतांत्रिक देश की लोकशाही की हालत देखनी हो तो उसके मीडिया को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। साल 2022 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में 180 देशों में इंडिया 150वें स्थान पर है, जिसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में लोकशाही की क्या हालत हो रही है। नरेंद्र मोदी के नजदीकी माने जा रहे बिजनेसमैन गौतम अदानी की कंपनी अदानी के द्वारा हाल ही में VCPL कंपनी करीब 110 करोड़ में खरीद ली जाती है, क्योंकि VCPL ने RRPR को लोन दे रखा था और उस लोन के टर्म के मुताबिक VCPL NDTV के 29% स्टॉक की कभी भी मालिक हो सकती थी, पर अब VCPL कंपनी अदानी के द्वारा खरीद ली गई थी, इसीलिए अदानी NDTV में 29% स्टॉक ओन कर लेते हैं। इसके अलावा बात करें तो 26% और भी शेयर खरीदने के लिए अदानी ने ओपन ऑफर दिया है। अगर इस ओपन ऑफर के तहत 26% स्टॉक होल्ड कर देती है तो अदानी NDTV के टोटल 55% स्टॉक ओनर बन जाएगी और NDTV पर संपूर्ण रूप से अदानी का वर्चस्व हो जाएगा। इसी क्रम में रवीश कुमार ने NDTV से इस्तीफा दे दिया। रवीश कुमार को इस बात की भनक शायद इससे पहले ही हो गई थी, इसीलिए उन्होंने साल 2019 में एक बात कही। खड़ा होकर न्यूज पढ़ देंगे सड़क पे, क्या है? मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा, कहीं पढ़ देगा। रवीश कुमार ने NDTV से इस्तीफा दिया है, पर अपनी पत्रकारिता नहीं छोड़ी है। उन्होंने हाल ही में YouTube में अपना खुद का चैनल शुरू किया है। भारत में अच्छी जर्नलिज्म के लिए कोई जगह नहीं रह गई है और इसी वजह से रवीश कुमार के अलावा कई अच्छे पत्रकार जैसे कि पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, श्याम मीरा सिंह, प्रज्ञा मिश्रा टीवी छोड़कर अपने खुद की YouTube चैनल शुरू करते हैं। किसी देश में जर्नलिज्म को खत्म कर दिया जाए ये बहुत ही गंभीर है, क्योंकि डेमोक्रेसी में यानी कि लोकशाही के 4 आयाम माने गए हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड द मीडिया। अगर इसमें से कोई एक भी आयाम टूटता है तो फिर उस देश में लोकशाही खत्म हो जाती है। हाल के भारत की लोगों की मनोस्थिति देखते हुए एक महान अमेरिकी चिंतक मार्क ट्वेन का एक वाक्य याद आ रहा है, इट्स इजियर टू फूल पीपल देन टू कन्विंस देम दे हैव बीन फूल्ड। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।